अगर आप लोगों का जैन 24 में एग्ज़ाम है तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम जैन 24 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ओ लेवल के, चाहे वो थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो, उसका कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है। नंबर थर्ड, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी है तो आप बड़े आराम से कम टाइम में अच्छे ग्रेड से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, मैंने आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है एग्ज़ाम पैटर्न। आपको पता होना चाहिए या फिर पता होगा कि जो ओ लेवल है इसमें आपके टोटल 4 पेपर होते हैं। पहले पेपर का नाम है M1R5, दूसरे में M2R5, तीसरे का M3R5 और चौथे का M4R5। ठीक है, तो ये आपके 4 पेपर होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से पेपर लॉक कर रखे हैं, आपने कौन कौन सा एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था जैन 24 का। तो जो आपने पेपर लॉक किए होंगे वही आपके एग्ज़ाम जैन में होंगे। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रत्येक पेपर का प्रैक्टिकल देना होता है। अगर आपने M1R5.1 यानी कि पहले पेपर का फॉर्म फिल किया है तो उसका जो प्रैक्टिकल कोड होगा वो होगा PR1। इसी प्रकार से M2 के लिए PR2 और M3 के लिए PR3 रहेगा और M4 के लिए PR4 रहने वाला है। मान लीजिए कोई बंदा है जिसका नाम है अनुज, जिन्होंने क्या किया था, M2 और M3 का पेपर लॉक किया था। तो इस केस में क्या होगा, इनका M2 और M3 का पहले थ्योरी होगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल भी इनके होंगे। M2 का प्रैक्टिकल होगा जिसका कोड PR2 रहेगा, M3 का होगा जिसका कोड PR3 रहेगा। तो जो पेपर आपने लॉक किए होंगे उसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगली क्वेरी जो आप लोगों के एंड से आने वाली है कि भाई जो थ्योरी एग्जाम है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि क्या होगा उसका एग्जाम पैटर्न। पहले हम बात करें क्वेश्चन के बारे में। ध्यान दीजिए, जो ये थ्योरी का पैटर्न है ये M1, M2, M3 और M4 सभी के लिए है। तो जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा इसमें आपके टोटल 100 MCQs पूछे जाएंगे। कितने? 100 MCQs। जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा वो कैसा रहेगा? मल्टीपल चॉइस, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो ये आप लोगों का मल्टीपल चॉइस होने वाला है। बात करें क्वेश्चन के बारे में तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों, यानी कि जो पेपर आपका रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो हिंदी में भी रहेगा एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेगा। जो एग्ज़ाम है ये आप लोगों का ऑनलाइन होगा, यानी कि CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे होगा। किस पे होगा? कंप्यूटर पर होगा। तो ये आपका हो जाएगा CBT यानी कि ऑनलाइन। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? तो आंसर आएगा जी नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इट मीन्स अगर आपने किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर टिक कर दिया है तो यहाँ पर दंड के रूप में यानी कि पनिश के रूप में कोई भी मार्क नहीं काटा जाएगा। बात करें हम लोग क्वेश्चंस के बारे में तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्क का रहने वाला है। तो आप ये कह सकते हो जो पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का होगा। बात करें ड्यूरेशन के बारे में तो इन 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, दैट इज ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आपको टाइम मिलने वाला है 90 मिनट का, यानी कि 90 मिनट में आप लोगों को 100 MCQs सॉल्व करने होंगे। ठीक है, क्या करने होंगे? 100 MCQs सॉल्व करने होंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे आपको फोकस करना है, क्या जब आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम पे जहां जहां पर एग्जाम हो रहा होगा क्या सभी का पेपर सेम होगा? तो आंसर आएगा जी नहीं, सभी का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे सभी के अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके एग्जाम में जो 100 MCQs आए हैं आपका सीरियल अलग हो, दूसरे बंदे का सीरियल अलग हो, ऐसा नहीं होगा। सभी के क्वेश्चंस अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग क्यों रहेंगे, इसको आपको कैसे देखना है, ये सारी बातें हम लोग स्ट्रेटजी पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों का था
थ्योरी आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जो ये वीडियो है ये बाकी साथियों तक भी पहुंच सके। अगला क्वेश्चन आता है जो कि है प्रैक्टिकल को लेकर। तो जो आपका प्रैक्टिकल है चाहे वो आपका PR1 हो, PR2 हो, PR3 हो या फिर PR4 हो, सभी के लिए सेम होने वाला है। बात करें क्वेश्चंस के बारे में तो आपके एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। अगर क्वेश्चन छोटे हैं तो वो उनकी संख्या 3 या फिर 4 हो सकती है। क्वेश्चन लेंथी हैं तो ये आपके 2 भी हो सकते हैं सब टाइप में। बात करें टाइप के बारे में तो यहाँ पर आपका जब प्रैक्टिकल होगा तो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, उसको सॉल्व करना होगा। उसको सॉल्व करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देगा। इट मीन्स आपको यहाँ पर कोडिंग करनी पड़ेगी, स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव होने वाला है। बात करें लैंग्वेज के बारे में तो जो प्रैक्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। कैसे होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। जो क्वेश्चन है ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आप लोगों का ऑनलाइन ही होने वाला है। एग्ज़ाम कैसे देना है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो आंसर आएगा जी नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करें क्वेश्चन के बारे में तो जो क्वेश्चन है अगर आपके एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आएंगे तो जो पैटर्न है ये आपका 30-30-20 का हो सकता है। अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर जो पैटर्न है ये आपका डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, लाइक 40-20-20, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न हैं वो काम में आते हैं। डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितना टाइम दिया जाता है? 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसी टाइम पीरियड में आप लोगों का वाइवा भी होता है और जो प्रैक्टिकल है ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उसके लिए, और 20 मार्क्स इसमें हो जाते हैं वाइवा के लिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है ये ऑल इंडिया में सेम होता है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 17 जनवरी को है, प्रैक्टिकल मान लीजिए PR1, टाइमिंग है मान लीजिए 9 बजे से लेकर 9:50 तक। तो इस टाइम पीरियड में जहाँ जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा होगा सभी के क्वेश्चन सेम रहेंगे, जबकि थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। तो ये आप लोगों का था प्रैक्टिकल के लिए। अब जो इसके बाद में अगला पॉइंट आने वाला है वो आप लोगों का आने वाला है अब हम बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में कि भाई आपको कितने मार्क्स लाने होंगे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो हम बात करें थ्योरी के बारे में तो मान लीजिए आपने M1R5 का एग्ज़ाम दिया। किसका एग्ज़ाम दिया? M1R5 का। इस केस में क्या होगा, उसका आपको देना पड़ेगा थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल। तो मान लीजिए आपके थ्योरी में जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 50। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, है ना, 1 मिनट, 1 सेकेंड प्लीज़, है ना। मान लीजिए आपके थ्योरी में मार्क्स आए हैं 50 और प्रैक्टिकल में आए हैं 70। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो कंडीशन दिया गया है नेट के द्वारा उसके अकॉर्डिंग थ्योरी में आपके कम से कम 100 में से 33 आने चाहिए और प्रैक्टिकल में भी कम से कम 33 मार्क्स आने चाहिए। नंबर 2, जो इन दोनों में आपके मार्क्स आए हैं उसका जो वेटेज है वो होने वाला है 50%। अगर 50% आपके मार्क्स आएंगे तभी आप पास माने जाओगे और आपको मिलेगा डी ग्रेड। और भी यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग ग्रेड मिलता है, और सबसे बड़ा ग्रेड होता है एस ग्रेड जो कि आपका 85% के ऊपर जिसके मार्क्स होते हैं उसको मिलता है। तो मान लीजिए किसी ने M1R5 का एग्ज़ाम दिया और उनके थ्योरी में आ गए 50 मार्क्स और प्रैक्टिकल में आ गए 70 मार्क्स। इस केस में क्या होगा सर? इस केस में होगा ये, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा भाई कि लाने कितने थे, कम से कम 33, तो इनके 33 आ गए। इट मीन्स ये थ्योरी में पास हैं। प्रैक्टिकल में भी इनके मार्क्स 70 हैं जो कि 33 से ज़्यादा हैं, तो इसमें भी इंडिपेंडेंटली पास हैं। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपके जितने भी मार्क्स थ्योरी में आए हैं उसका 60% लिया जाएगा और जितने भी मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में आए हैं
उसका 40% लिया जाएगा। जो मार्क्स यहाँ पर आने वाले हैं कैलकुलेट करने के बाद में, उनको ऐड करने के बाद कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। आइए कैलकुलेट करते हैं कैसे करना है। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव करके। हालांकि ये बातें मैंने आप लोगों को कई बार बताई हैं, बट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए 50 का 60% कितना होगा भाई? 50 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30। तो जो थ्योरी का वेटेज कितना आ जाएगा? 30। इसी प्रकार से जो प्रैक्टिकल है कितने आए थे? 70 इंटू 40%, तो 40/100, एंड यहाँ पे आ जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, तो जो थ्योरी है उसका वेटेज आपको लेना है 60%, तो आ गया 30। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल में इनका आ गया 28, क्योंकि हमें लेना था 40%। अब इसको आप ऐड करिए, तो ऐड करने पे कितना आएगा? 58। इट मीन्स इनके जो मार्क्स हैं 50 से ज़्यादा हैं और ये पास माने जाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है कि भैया थ्योरी में 50 है, प्रैक्टिकल में 70, तो कितना हो जाएगा? 120, यानी कि 60%। तो ऐसी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। जो मैंने आपको बताया मेथड कि भैया आपको यहाँ पर लेना है वेटेज, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक आपको पासिंग मार्क्स का जो सिनारियो समझ में आ गया होगा कि भैया कम से कम आपको थ्योरी में 33 और प्रैक्टिकल में 33 मार्क्स लेके आने हैं। देन जो भी मार्क्स आप थ्योरी में लेकर आओगे उसका 60%, और जो भी मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में आएंगे उसका 40% ऐड करने के बाद कम से कम 50 होना चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो आने वाला है मेथड, दैट इज स्ट्रेटजी, कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि भैया जो आप लोगों का एग्ज़ाम है थ्योरी का, उसमें सभी के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल देखिए नीट ने काम कैसे किया है इंटरनली, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बड़े आराम से चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। मान लीजिए आपका कोई पेपर है M3R5, या मान लीजिए M2 का है, या फिर M1 का है, या फिर M4 का है। फॉर एग्जाम्पल जो M3R5.1 है, इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर हैं। तो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे टोटल 9 चैप्टर। कितने हो जाएंगे सर? यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 9 चैप्टर। तो फॉर एग्जाम्पल जो नीलिट ने MCQs तैयार किए, वो पहले चैप्टर के मान लीजिए 120 MCQ हैं। कितने क्वेश्चन हैं? पहले में 120 MCQ प्रिपेयर किए, सेकेंड में उन्होंने क्रिएट कर लिए 70 MCQ, थर्ड चैप्टर से 200, फोर्थ से मान लीजिए 300, इसी प्रकार से करते करते जो 9th चैप्टर उसमें उन्होंने मान लीजिए 700। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो पहला चैप्टर है एग्जाम्पल के लिए, इसके रिगार्डिंग जो MCQs हैं वो 120 हैं। चैप्टर सेकेंड में 70 MCQs तैयार किए हैं नीलिट ने, इसी प्रकार से थर्ड में 200, 4 में 300, इसी प्रकार से आगे भी। ये एग्जाम्पल के लिए है। तो मान लीजिए क्या है, नीलिट के पास टोटल 2500 MCQs हैं एग्जाम्पल के लिए। तो जो नीलिट क्या करता है, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, तो आपके सामने क्या होगा? कंप्यूटर होगा और उसके सामने आप विराजमान होंगे। तो ये मान लीजिए U1 है, यानी कि यूज़र 1 है, और इसी प्रकार से यूज़र 2 है जिसका एग्ज़ाम लगा हुआ है, और इसी प्रकार से हजारों लाखों जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी की स्क्रीन है। तो यहाँ पर होता क्या है, नीलिट ने इंटरनली फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रखा है कि भैया ये डेटाबेस है जिसमें 2500 MCQs हैं। आपको रैंडमली क्या? रैंडमली 100 MCQs इन स्क्रीन पर शो करने हैं। तो हो सकता है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आपके एग्ज़ाम में आपकी स्क्रीन पे अधिकतर क्वेश्चन नंपाई के दिख जाएं, हो सकता है कि आपको दिख जाए फंक्शन के, हो सकता है दिख जाए फाइल हैंडलिंग के। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो काम है वो रैंडमली होने वाला है। इट मीन्स भैया आपको यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर पे फोकस करना होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो नीलिट ने आपको सिलेबस दिया है उसमें बता रखा है कि भैया कौन से चैप्टर से अधिकतम कितने मार्क्स के MCQs आएंगे। तो वो पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो रैंडमली आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि अधिकतर क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ जाएं, हो सकता है कि सभी से कुछ कुछ क्वेश्चन उठा ले, क्योंकि यहाँ पर जो काम कर रहा है इंटरनली
वो है रैंडम फंक्शन। आपको समझ में एक बात याद रखनी है कि भैया आपको सारे चैप्टर पे फोकस करना है। चलिए ठीक सर, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ कि जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो रैंडम आने वाले हैं, तो हो सकता है कि अधिकतर क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ जाएं या फिर सभी से भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम रैंडम हो रहा है। बट बात ये आती है कि हर बुक में कुछ ना कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, जिनके एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तैयारी कैसे करनी है, कौन चैप्टर ज़्यादा परेशान करते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सिलेबस की पीडीएफ पे। तो ये रहा ओ लेवल का सिलेबस। पहले हम बात करते हैं M1R5 के बारे में। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पे, यानी कि राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ये 3 चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा तैयार करने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज हैं वो इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में अगर रैंडम भी काम होगा तो अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत में आप लोगों को इन 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। नंबर 4 पे आप फोकस करिए इंटरनेट और www, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में एमसीक्यूज बन सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगली स्टेप में आपको ये चैप्टर तैयार करना है। तो ये आपके 4 चैप्टर हो गए। इसके बाद में जो आपका बोल सकते हो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, डीएफटी टूल्स हैं, इन पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं कि भैया आरटीजीएस में जी का मतलब क्या है, आरटीजीएस को कब डेवलप किया गया, इसको कौन हैंडल करता है, आईएमपीएस की लिमिट क्या है ना। तो यहाँ पर भी एमसीक्यूज काफ़ी मात्रा में बन सकते हैं, तो आपको इन चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगला आता है M2R5। M2R5 में जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो MCQs हैं वो यहीं से बनते हैं। और इसके बाद जो आपको परेशान करेगा MCQ वो रहेगा CSS फ्रेमवर्क का। तो जब इसको आप प्रिपेयर करिएगा तो माइंड को ओपन करके प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये जो MCQs होते हैं वो आपको हल्का सा कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। देन जब आपके 3 चैप्टर तैयार हो जाते हैं तो एंगुलर जेएस पे जंप हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर भी ठीक ठाक मात्रा में MCQs अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट आप जा सकते हो वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग पे, क्योंकि जो इसके MCQs हैं वो अगर देखा जाए तो लगभग 300 के समथिंग बन सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है। जहां जिस चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपको पहले फोकस करना है, क्योंकि ये चांस रहते हैं कि भैया अगर रैंडम वहां से क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो उस चैप्टर के आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगला आता है M3R5 यानी कि प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करना है कहाँ से सर? सीक्वेंस, डेटा टाइप, फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग और इसके बाद में नंपाई बेसिक्स। ये आपको 4 चैप्टर अच्छी तरीके से रट लेने हैं, जो इनके कॉन्सेप्ट हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद आप जा सकते हो ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पर एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सीडो कोड को प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे जो कम MCQs हैं वो बनेंगे आप लोगों के स्कोप एंड मॉड्यूल्स चैप्टर से, है ना। बट आपको फाइल प्रोसेसिंग, नमपाई बेसिक्स, फंक्शंस और सीक्वेंस डेटा टाइप्स, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। यहीं से आपके एग्जाम में MCQs आएंगे अधिकतर। अगला आता है IoT। IoT में आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा कहाँ पर? वो है सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि आपके एग्जाम में जो यहाँ से MCQs आएंगे वो आपको हल्का सा परेशान भी करेंगे, और जो यहाँ पर MCQs की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो आपको सॉफ्ट स्किल्स इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। नंबर 2 पे आप आइए पहले चैप्टर पे, क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों के प्रोटोकॉल्स भी हैं, है ना, ब्लॉक्स भी हैं, है ना, मॉडल भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन आपको आना है 3rd चैप्टर पे,
सेंसर, एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशंस, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी मात्रा में एमसीक्यूज मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है और आप टीसीपी, आईपी, ओएसआई मॉडल, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, प्रोटोकॉल, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ से भी काफ़ी मात्रा में एमसीक्यूज बनते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि भाई आपको कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, कहाँ से अधिकतर एमसीक्यूज बनते हैं। अब बात ये आती है कि सर अब इसके आगे की स्टेप क्या है, तैयारी कैसे करनी है। तो आपको बता दें भाई, क्या बता दें, मैं आपको बता दूं कि आपको प्रिपरेशन करनी है चैप्टर वाइज। क्या करनी है सर, आपको तैयारी करनी है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है सर। रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि भैया जो एमसीक्यूज हैं वो आपके एग्ज़ाम में रैंडमली जनरेट होंगे। बात बिल्कुल सही है सर। तो इस वजह से अगर आपने चैप्टर को प्रॉपर तरीके से तैयार किया, इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर आपने एक बार अच्छे से चैप्टर वाइज तैयार कर लिया। एक मिनट, आज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अगर आपने अच्छे से चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया, इसका बेनिफिट क्या है, आप स्पीड से एमसीक्यूज को उड़ा पाओगे। क्या कर पाओगे, एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। चूंकि आपने चैप्टर वाइज पढ़ा है तो इस केस में जो छोटी छोटी यूजफुल चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो जो आपका वायवा है ये अच्छा हो जाएगा। नंबर थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आप तभी कर सकते हो जब आप लोगों के छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर हो पाएंगे। भैया कौन सा फंक्शन कहाँ पे लगाना है, कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, किस स्टेटमेंट के लिए कौन से कोड का यूज़ करना है, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो बात ये आती है सर, प्रैक्टिकल के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। और इसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक ओ लेवल का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। क्यों, क्योंकि भैया अगर आप लोगों ने 1100 रुपये एक पेपर की फ़ीस पेमेंट करके एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो जो 200-300 रुपये आप पे करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट कंटेंट मिल जाता है। लाइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। अगर आप जाएंगे examzilla.com पे देन स्टोर सेक्शन में तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या क्या मिलता है आपको। थ्योरी के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स पीडीएफ, ओरिजिनल ओल्ड पेपर सोल्यूशन के साथ में 1200 प्लस एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट आपका रियल एग्जाम जैसा दिखाई देगा। इंटरफेस आपको लगेगा भैया कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो, सेम स्क्रीन, सेम इंटरफेस, सेम यूआई। और यहाँ पर आपको मिल जाता है मॉडल पेपर। सॉरी, बात करें प्रैक्टिकल के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के वीडियोस, नोट्स पीडीएफ, ओरिजिनल ओल्ड पेपर प्रैक्टिकल के जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, न्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वाइवा की पीडीएफ और वीडियोस। ये कंप्लीट कंटेंट आपको मिलता है चैप्टर वाइज में, जिससे आप बड़े आराम से एक ही बार में अच्छा ग्रेड अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है उसी में लिखा हुआ है। एक बात और भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपने 1100 रुपये का फॉर्म फिल किया है तो आपको 200-300 रुपये और खर्च कर देने चाहिए अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो, ताकि आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से अच्छे ग्रेड से क्रैक हो पाए, आपको टेंशन ना लेना पड़े, आराम से आप तैयारी कर पाएँ, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में रीड कर पाएँ, उनको एक्सप्लोर कर पाएँ। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को बैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, तो मैं आपको बैच के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो आपको अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है तो आपको शुरुआत करनी है लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से। देन इसके बाद में थोड़ा सा जो ब्राउजिंग है, इंटरनेट सर्फिंग है, वो करना सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बात करें चैप्टर सेकंड के बारे में तो यहाँ पर आपको HTML, CSS है ना, जावा स्क्रिप्ट, इनको प्रिपेयर करना है।
और एंगुलर जेएस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन पे ज़्यादा फोकस करना है। देन एंगुलर जेएस, CSS फ्रेमवर्क और इसके बाद में फोटोशॉप, इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इस बार एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया था। अगला आता है पाइथन लैंग्वेज। इसमें आपको फोकस करना है फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, नमपाई और सीक्वेंस डेटा टाइप। बात करें हम लोग M4R5 के बारे में, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है चैप्टर 4 बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस और सेंसर एक्चुएटर माइक्रो कंट्रोलर। इन दोनों पे आपको फोकस करना है क्योंकि अगर आपको सेंसर की वर्किंग पता होगी तभी आप सॉल्व कर पाओगे, कोड लिख पाओगे। कोड कैसे लिखना है ये आपको मिलेगा चैप्टर 4 में। तो मैंने आप लोगों के साथ में कंप्लीट स्ट्रेटजी, एग्जाम पैटर्न, पासिंग मार्क्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भैया इंपॉर्टेंट क्या है, वो है चैप्टर वाइज। तो आपको चैप्टर वाइज तैयारी कर लेनी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से क्रैक होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट आउट कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।